सोचिए कि भारत में एक नई राजनीतिक पार्टी बनती है। इसका कोई धार्मिक एजेंडा नहीं, कोई जातिगत समीकरण नहीं, सिर्फ एक नारा है, मेरिट यानी योग्यता। और ये पार्टी खास तौर पर देश के सामान्य वर्ग यानी गैर आरक्षित जातियों के वोटों को एक साथ ले आती है। क्या ये मुमकिन भी है? और अगर ऐसा हो गया तो भारतीय राजनीति पर इसका क्या असर होगा? अगर ऐसा हुआ तो ये इंडियन पॉलिटिक्स में कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं होगा, ये एक भूचाल ला देगा। पूरा खेल ही पलट जाएगा। बिल्कुल। आज हम इसी काल्पनिक लेकिन बेहद दिलचस्प सवाल की तह तक जाएंगे। हमारे पास एक राजनीतिक विश्लेषण है जो ठीक इसी सिचुएशन को खंगालता है। हमारा मकसद ये समझना है कि अगर ऐसी कोई मेरिट ओनली पार्टी बनती है तो वो कितनी लोकसभा सीटें जीत सकती है, और सबसे जरूरी सवाल, इससे बीजेपी, कांग्रेस और दूसरे क्षेत्रीय दलों की सियासत पर क्या असर पड़ेगा। और देखिए, इस पूरे विश्लेषण की जो नींव है वो एक बड़ी शर्त पर टिकी है। वो ये कि ये नई पार्टी जनरल कैटेगरी के 70 से 80% वोट अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो जाती है। अब इसे समझने के लिए एक आंकड़ा दिमाग में रखना जरूरी है। भारत में जनरल कैटेगरी की आबादी करीब 30-31% है। इतने बड़े वोट बैंक का एक साथ किसी एक पार्टी के पीछे खड़ा हो जाना आज के सारे समीकरण बिगाड़ सकता है। एक सेकंड, 70 से 80%, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। क्या ये वाकई मुमकिन है? मेरा मतलब है, जनरल कैटेगरी कोई एक मोनोलिथ तो है नहीं। इसमें ब्राह्मण है, राजपूत है, बनिया है, भूमिहार है। इन सब के अपने अपने हित और अपनी अपनी राजनीतिक वफादारियां हैं। क्या ये सब कभी एक झंडे के नीचे आ सकते हैं? ये बहुत ही वाजिब सवाल है, और इस विश्लेषण की सबसे बड़ी चुनौती भी यही है। इस पर हम आगे बात भी करेंगे, लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि ऐसा हो जाता है कि किसी वजह से ये सभी जातियां एक मुद्दे पर एक साथ आ जाती हैं, तो जो तस्वीर बनती है वो चौंकाने वाली है। ठीक है, तो चलिए इस व्हाट इफ सिनेरियो में ही आगे बढ़ते हैं। अगर ये 70-80% वोट इस नई पार्टी को मिल गए तो नेशनल लेवल पर इसका वोट शेयर कितना होगा? आंकड़ों के हिसाब से ये नई पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 21 से 25% वोट शेयर हासिल कर सकती है। अब ये सुनने में शायद उतना बड़ा ना लगे, लेकिन यहीं पर भारतीय चुनाव प्रणाली का, कह सकते हैं, जादू आता है। आप फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि 25% वोट का असली मतलब क्या है। बिल्कुल, हमारा सिस्टम विनर टेक्स ऑल वाला खेल है। मतलब आपको पूरे देश में भले ही 25% वोट मिल जाएं, लेकिन अगर आप हर सीट पर दूसरे नंबर पर रहे तो आपकी सीटें होंगी 0। इसके उलट अगर आपके वोट सही जगहों पर, मतलब कुछ खास सीटों पर केंद्रित हैं, तो आप कम वोट शेयर पर भी बहुत सारी सीटें जीत सकते हैं। और ये विश्लेषण मानता है कि इस पार्टी के वोट सही जगहों पर, खासकर उत्तर और पश्चिम भारत के शहरी इलाकों में कंसंट्रेट होंगे। तो इस 25% वोट शेयर का सीटों में कितना अनुवाद होगा? और यहीं पर वो भूचाल वाला आंकड़ा आता है। ये वोट शेयर सीधे सीधे 50 से 100 लोकसभा सीटों में बदल सकता है। 50 से 100 सीटें? एक मिनट, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये नई पार्टी अपनी पहली ही चुनावी पारी में तृणमूल कांग्रेस या वाईएसआर कांग्रेस जैसे स्थापित पार्टियों से भी बड़ी बन सकती है। ये सिर्फ एक नई पार्टी नहीं होगी, ये सीधे सीधे देश की तीसरी या चौथी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बन जाएगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल। ये सिर्फ विपक्ष में बैठने वाली एक छोटी पार्टी नहीं होगी, ये सरकार बनाने और गिराने की हैसियत रखेगी। तो यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। अगर ये नई पार्टी 100 सीटें जीत रही है तो जाहिर है कोई 100 सीटें हार भी रहा होगा। सबसे बड़ा नुकसान किसे होगा? इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे बड़ी चोट बीजेपी को लगेगी। ये विश्लेषण साफ कहता है कि बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है वो उच्च जातियां ही रही हैं। अनुमानीय है कि बीजेपी का राष्ट्रीय वोट शेयर 10 से 15% तक गिर सकता है। यानी वो लगभग 37% से सीधा 22-27% की रेंज में आ जाएंगे। और सीटों पर इसका क्या असर होगा? वोट शेयर तो एक बात है, असली खेल तो सीटों का है। सीटों के मामले में ये नुकसान बहुत बड़ा है। ये 120 से 180 सीटों का नुकसान हो सकता है। रुकिए, 120 से 180 सीटें? इसका मतलब तो ये हुआ कि जो पार्टी आज 300 के पार है वो बहुमत से गिरकर सीधा 100-120 सीटों की रेंज में आ सकती है। ये तो सच में पूरे खेल को पलट देगा। हिंदी पट्टी में उनका जो दबदबा है वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, ये बीजेपी के लिए एक राजनीतिक सुनामी की तरह होगा। उनका दशकों का बनाया हुआ किला ढह सकता है। ठीक है, ये तो हुई बीजेपी की बात। कांग्रेस का क्या होगा? मैं तो सोच रही थी कि सामान्य वर्ग का वोट जाने से उन्हें भी बीजेपी जितना ही नुकसान होगा। ये एक अच्छा सवाल है,
लेकिन विश्लेषण कहता है कि कांग्रेस पर असर तुलनात्मक रूप से बहुत कम होगा। उन्हें 3 से 5% वोटों का और करीब 20 से 30 सीटों का नुकसान हो सकता है। लेकिन ऐसा क्यों? नुकसान इतना कम क्यों? इसकी वजह यह है कि कांग्रेस का जो परंपरागत उच्च जातीय वोट बैंक था, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वो पिछले कुछ दशकों में पहले ही बीजेपी के पास जा चुका है। तो अब उनके पास उस तबके में खोने के लिए ज्यादा कुछ बचा ही नहीं है। नुकसान तो होगा, लेकिन बीजेपी की तरह उनकी नींव नहीं हिलेगी। अच्छा, यानी इसका असर सिर्फ राष्ट्रीय पार्टियों तक ही सीमित नहीं है। क्या ये लहर क्षेत्रीय दलों को बख्श देगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लहर किसी को नहीं बख्शेगी। विश्लेषण कहता है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस हो या बिहार में आरजेडी, इन सभी बड़े क्षेत्रीय दलों को भी 5 से 10 सीटों का नुकसान झेलना पड़ेगा। मतलब साफ है कि ये असर देशव्यापी होगा, खासकर उन राज्यों में जहां जनरल कैटेगरी की आबादी अच्छी खासी है। तो अगर हम इन सब टुकड़ों को एक साथ जोड़ें, तो 2029 की संसद की तस्वीर कैसी दिखती है? तस्वीर एक खंडित संसद की है। एक ऐसी लोकसभा जहां किसी भी एक दल या गठबंधन के पास बहुमत का वो जो जादुई आंकड़ा है वो नहीं होगा। एनडीए हो या इंडिया गठबंधन, दोनों ही इस नई पार्टी के समर्थन के बिना सरकार बनाने की सोच भी नहीं सकते। यानी नई पार्टी किंग मेकर बन जाएगी? सिर्फ किंग मेकर नहीं, बल्कि पॉलिसी मेकर भी। सरकार बनाने की शर्त के तौर पर यह पार्टी अपने एजेंडे को लागू करवाएगी। आरक्षण विरोधी बहसें तेज हो जाएंगी, योग्यता आधारित सुधारों पर जोर बढ़ेगा और शायद मौजूदा ईडब्ल्यूएस कोटे को भी चुनौती दी जा सकती है। ये भारतीय राजनीति की दिशा को ही बदल सकता है। ये तो राष्ट्रीय तस्वीर हुई, जो अपने आप में चौंकाने वाली है। लेकिन भारत में असली राजनीति तो राज्यों में होती है। मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्पी उत्तर प्रदेश में है। वो देश का सबसे बड़ा राजनीतिक अखाड़ा है, 80 सीटें हैं। वहां क्या होगा? उत्तर प्रदेश इस नई राजनीति का एपिसेंटर यानी केंद्र बन जाएगा। वहां जनरल आबादी 24% से ज्यादा है। विश्लेषण का अनुमान है कि बीजेपी को अकेले उत्तर प्रदेश में 20 से 30 लोकसभा सीटों का भारी नुकसान हो सकता है। 20 से 30 सीटें? ये तो बीजेपी के यूपी के किले को ढाने जैसा है। और ये सीटें जाएंगी कहां? क्या ये नई पार्टी इतनी सीटें जीत पाएगी? हाँ, ये नई पार्टी अकेले उत्तर प्रदेश से 15 से 25 सीटें जीत सकती है। ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक उलटफेर होगा जो पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करेगा। अब महाराष्ट्र चलते हैं, जहां सामान्य आबादी 45% है, जो कि बहुत ज्यादा है। महाराष्ट्र में भी इसका गहरा असर होगा, लेकिन वहां की राजनीति पहले से ही बहुत बंटी हुई है। विश्लेषण कहता है कि बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन का वोट शेयर 10 से 15% तक गिर सकता है और ये नई पार्टी वहां 8 से 12 सीटें हासिल कर सकती है, जिससे राज्य की राजनीति में एक और बड़ा खिलाड़ी आ जाएगा और गठबंधन बनाना और भी मुश्किल हो जाएगा। और बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ गुजरात का क्या? वहां तो सामान्य आबादी 38% से ज्यादा है। क्या वहां भी सेंध लगेगी? हाँ, अपने गढ़ में भी बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा। ये दिखाता है कि इस लहर का असर कितना गहरा होगा। विश्लेषण कहता है कि गुजरात में उन्हें 6 से 8 लोकसभा सीटों का नुकसान हो सकता है और ये नई पार्टी वहां 4 से 6 सीटें जीत सकती है। एक और दिलचस्प राज्य असम है, जहां सामान्य आबादी 55% से भी ज्यादा है, जो देश में सबसे ज्यादा में से एक है। असम में बीजेपी को 15 से 20% वोटों का सीधा नुकसान हो सकता है और ये नई पार्टी वहां 4 से 6 सीटें जीत सकती है। इससे वहां की क्षेत्रीय राजनीति में भी एक नया समीकरण बन जाएगा। यह तो हुए वो राज्य जहां सामान्य वर्ग की आबादी ज्यादा है और बीजेपी का दबदबा है। बिल्कुल। उन राज्यों का क्या जहां यह आबादी कम है, जैसे कि दक्षिण भारत के राज्य हैं? उन राज्यों में इसका प्रभाव लगभग शून्य होगा। मिसाल के तौर पर तमिलनाडु को लीजिए, जहां सामान्य आबादी सिर्फ 2.8% है। वहां की राजनीति द्रविड़ अस्मिता पर आधारित है और इस नई पार्टी का वहां कोई असर नहीं होगा। डीएमके और एआईआईडीएमके की राजनीति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पश्चिम बंगाल का मामला मुझे थोड़ा पेचीदा लग रहा है। वहां सामान्य आबादी सिर्फ 6.2% है, लेकिन विश्लेषण कहता है कि वहां भी असर होगा। ये कैसे? हाँ, और ये एक महत्वपूर्ण बारीकी को सामने लाता है। पश्चिम बंगाल में आबादी भले ही कम हो, लेकिन बीजेपी का जो वोट बैंक है उसमें भद्रलोक यानी बंगाली उच्च जातियों का एक बड़ा हिस्सा है। इसलिए जब ये वोट बटेगा तो सीधा नुकसान बीजेपी को होगा, करीब 5 से 8 सीटों का। तो क्या इसका फायदा टीएमसी को मिलेगा? दिलचस्प बात यही है, वोटों के इस बंटवारे से टीएमसी को सीधा फायदा हो सकता है, क्योंकि बीजेपी का वोट कट जाएगा और इस बीच ये नई पार्टी भी शायद 2 से 4 सीटें निकाल ले।
ये एक क्लासिक केस है कि कैसे एक नई पार्टी के आने से पुराने समीकरणों में फायदा किसी और को हो जाता है। तो ये साफ है कि सीटों का गणित पूरी तरह से बदल जाएगा। लेकिन इन आंकड़ों से परे समाज और राजनीति पर इसके क्या दूरगामी परिणाम होंगे? क्या ये सिर्फ एक चुनावी बदलाव होगा या इससे कुछ और भी गहरा होगा? इसके सामाजिक राजनीतिक जोखिम बहुत गहरे हैं। विश्लेषण साफ तौर पर चेतावनी देता है कि इससे समाज में ध्रुवीकरण तेजी से बढ़ सकता है। हमें 90 के दशक वाले मंडल काल की याद आ सकती है, जब आरक्षण को लेकर समाज जातियों के आधार पर बुरी तरह बढ़ गया था। आप कहना चाह रहे हैं कि इससे एक तरह का कास्ट वॉर फिर से शुरू हो सकता है? इसकी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। जब एक समूह इस तरह से संगठित होता है तो जाहिर है कि आरक्षित वर्ग की तरफ से भी जवाबी गोलबंदी होगी। राजनीतिक पार्टियां भी इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगी, जिससे सामाजिक तनाव बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। क्या भारतीय राजनीति में ऐसा पहले कभी हुआ है? क्या हमारे पास कोई ऐतिहासिक उदाहरण है जिससे हम इसकी तुलना कर सकें? हाँ, स्रोत में इसकी तुलना 2 घटनाओं से की गई है। एक 1980 के दशक में बसपा का उभार, जब दलितों ने एकजुट होकर राजनीतिक सत्ता में अपनी हिस्सेदारी मांगी और हासिल की। दूसरा, हाल के दिनों में आम आदमी पार्टी का उदय, जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक स्थापना विरोधी लहर पर सवार होकर दिल्ली में स्थापित दलों को किनारे कर दिया। ये दिखाता है कि अगर किसी एक मुद्दे पर एक बड़ा समूह एकजुट हो जाए तो वो राजनीति को बदल सकता है। लेकिन हम फिर से उसी सवाल पर आ गए जिससे हमने शुरू किया था। क्या ये सब सिर्फ कागज पर ही संभव है या असल में भी हो सकता है? क्योंकि ये विश्लेषण भी तो कुछ कमजोरियों को मानता होगा। बिल्कुल, और यहाँ ये जानना आकर्षक है कि विश्लेषण खुद अपनी कुछ कमजोरियों को स्वीकार करता है। पहली और सबसे बड़ी बात, जैसा आपने शुरू में कहा था, सामान्य जातियां एक समूह नहीं है। उनमें आंतरिक प्रतिद्वंदिता है। उन्हें एक झंडे के नीचे लाना बेहद मुश्किल काम है। इतिहास हमें बताता है कि उच्च जाति की एकता बहुत दुर्लभ रही है। 1960 के दशक में बनी स्वतंत्र पार्टी इसका एक बड़ा उदाहरण है, जो इसी तरह के आधार पर बनी थी लेकिन बुरी तरह सफल रही। यानी यह विश्लेषण कुछ जरूरी बातों को नजरअंदाज कर रहा है। हाँ, एक और बड़ी बात यह है कि यह विश्लेषण यह मान के चलता है कि इसके जवाब में कोई दूसरा गठबंधन नहीं बनेगा, जो कि भारतीय राजनीति में अवास्तविक लगता है। जैसे ही ऐसी कोई पार्टी मजबूत होगी, बाकी सभी दल, शायद बीजेपी, कांग्रेस और क्षेत्रीय दल भी उसके खिलाफ एकजुट हो सकते हैं, जैसा हमने कई बार देखा है। तो आज की इस चर्चा का सार ये है कि एक काल्पनिक योग्यता आधारित पार्टी अगर किसी तरह सामान्य वर्ग के 70-80% वोटों को एकजुट कर पाती है तो वो राष्ट्रीय स्तर पर 50 से 100 सीटें जीतकर भारतीय राजनीति में एक भूचाल ला सकती है। हाँ, और ये बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी, जिससे एक त्रिशंकु संसद बनेगी और ये नई पार्टी खुद को किंग मेकर के रूप में स्थापित करेगी। और इस भूचाल का असर मुख्य रूप से उत्तर और पश्चिम भारत में महसूस किया जाएगा, जबकि दक्षिण भारत इससे लगभग अछूता रहेगा।